अच्छा मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम मैंने जो है वो कुछ एमसीक्यूज दिए थे सीए के स्टडी टैक्स से, तो आप में से किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किए हो, कोई आपको प्रॉब्लम फेस की हो, वो शेयर करें मेरे साथ। तो वहीद कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हैंड रेज किया हुआ है वहीद। चलें ठीक है जी, नहीं है कोई क्वेश्चन आज का, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। आज हम लोगों ने बात करनी है अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम पे। इंशाल्लाह आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे बात करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम, जी मुझे तो डबल एंट्री सिस्टम जो है बेसिकली अकाउंटिंग में, लास्ट टाइम भी हमारी थोड़ी सी बात हुई कि हमारी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ उन्हें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे की सारी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जनाब रिकॉर्ड की जाती हैं बाय डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम से हम उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम है क्या? डबल एंट्री सिस्टम कहता क्या है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इम्पैक्ट्स, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं मिनिमम, ठीक है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इम्पैक्ट्स, दो इम्पैक्ट होते हैं। एक इम्पैक्ट जिसे हम कहते हैं डेबिट, और दूसरा इम्पैक्ट जिसे हम कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। एक सर, इम्पैक्ट, जी बचे, ये आप सेकंड लाइन से दोबारा बता देंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय डबल एंट्री सिस्टम। जी बचे, मैं दोबारा बोल देता हूँ। हम लोग जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हल करते हैं, सॉरी रिकॉर्ड करते हैं, इस तरह से बोलेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम है क्या असल में? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, मतलब आप बिजनेस में जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं, आप सैलरी पे कर रहे हैं, आप कोई चीज खरीद के लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, आप बैंक से कोई विड्रॉन करवा रहे हैं कुछ कैश जो है, तो ये जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है जिनका ताल्लुक हमारे बिजनेस से होता है, उनके मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट जिसे हम लोग डेबिट कहते हैं, और दूसरा इफेक्ट जिसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं। अभी मैं बात करता हूं कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। तो एक इफेक्ट जिसे हम लोग डेबिट करते हैं और दूसरा इफेक्ट जिसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, और याद रखेंगे कि ये दोनों इफेक्ट विद सेम अमाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। विद सेम अमाउंट जो है ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके सर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता जी, क्वेश्चन है किसी का? मतलब ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि मैं डेबिट 100 से कर लूं और क्रेडिट 80 से कर लूं, या मैं क्रेडिट 90 से कर लूं, डेबिट 50 से कर लूं। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैंने हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट रिकॉर्ड करने हैं, डेबिट और क्रेडिट। बेसिकली ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, मतलब इनके बारे में अब ये बेसिक अकाउंटिंग से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और जब तक फिर आप अकाउंटिंग पढ़ते रहेंगे तब तक आपका वास्ता इस डेबिट और क्रेडिट से रहेगा कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। तो अगर आप बुक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन देखोगे
तो बुक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन इस तरह से आपको बताई जाएगी कि जनाब अगर आप एक टी शेप का अकाउंट बनाएं, अगर आप एक टी शेप का अकाउंट बनाएं तो ये जो टी शेप का अकाउंट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाती है और इसकी राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग टी अकाउंट बोलते हैं, ये हमारे लिए कहलाता है टी अकाउंट। तो हमें ये बताया जाता है कि जो टी अकाउंट की डेबिट हैंड साइड है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम लोग डेबिट बोलेंगे और जो उसकी राइट हैंड साइड है उसे हम लोग क्रेडिट बोलेंगे। लेकिन हमने ये तो ठीक है, ये बात ठीक है, जब हम लोग टी अकाउंट बनाएंगे तो हम भी ऐसे ही सोचेंगे और ऐसे ही रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपने ये बात याद रखनी है कि बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट are rules to record the business transaction। ठीक है, असल में ये बात ये है कि बेसिकली आपका जो डेबिट और क्रेडिट है ये असल में रूल्स हैं। किस चीज के रूल्स हैं? ये रूल्स हैं टू रिकॉर्ड दी बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हम इन रूल्स के जरिए करेंगे। तो मैं आमतौर पर बच्चों को ये बात इस तरह से समझाता हूँ कि देखें, जब हम रोड पे सफर कर रहे होते हैं हमारे सामने सिग्नल आता है, ट्रैफिक सिग्नल। तो जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो हम सारे लोग रुक जाते हैं, येलो होता है तो हम रेडी टू मूव होते हैं और ग्रीन पे हम लोग मूव करते हैं। तो बेसिकली वो रेड लाइट पे रुकना क्या है? वो रूल है कि जब आप रोड पे चल रहे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंचेंगे तो उन ट्रैफिक सिग्नल्स के अपने रूल्स हैं, आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान हो सकता है उससे आपका। ठीक है, तो इसी तरह से जब वो रूल डिफाइन किए गए थे, अगर उस टाइम पे ये रूल इस तरह बना दिया जाता कि जी ग्रीन लाइट पे सारे लोग रुकेंगे और रेड लाइट पे सारे लोग चलेंगे, तो आज सारे लोग उन रूल्स को ही फॉलो कर रहे होते। ठीक है, इसी तरह से ये जो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, याद रखेंगे कि हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ये जहां भी यूज किए जाएंगे ये रूल्स एज इट इज ही यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल्स हैं क्या? रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो इन रूल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं। बच्चे, हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई बच्चा मुझे बताएगा कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सर लायबिलिटी, जी बच्चे, इनकम, एक्सपेंसेस। गुड, ये हमारे लिए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास एसेट्स होते हैं, हमारे पास सर एक्सपेंसेस एसेट्स होते होते हैं, हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जी, कैपिटल हमारे होता पास है। इनकम है, हमारे पास लायबिलिटीज हैं और हमारे पास कैपिटल है। तो ये 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। याद रखें कि ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स है ना वो इन 5 के लिए ही हैं, डेबिट और क्रेडिट। याद कैसे करेंगे? देखें, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इन पांचों का 2 तरह के बिहेवियर होते हैं। मतलब ये आइटम्स जो हैं ये या तो इंक्रीज करते हैं बिजनेस में और या ये एलिमेंट्स बिजनेस में डिक्रीज करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं बेसिकली इन पांचों एलिमेंट्स का बिहेवियर या तो इंक्रीजिंग बिहेवियर होता है और या फिर डिक्रीजिंग बिहेवियर होता है। तो याद हम इसे इस तरह से कर लेंगे कि जनाब अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज करेंगे, अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो हम उन्हें डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज करें बिजनेस में तो हम उन्हें हमेशा डेबिट करेंगे। और सेम रूल हम लोगों ने अप्लाई करना है फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंस भी जब हमारे बिजनेस में इंक्रीज करेंगे तो हम उन्हें डेबिट करेंगे।
तो ये रूल हमने इन दोनों के लिए लगाना है कि जब कभी हमारे बिजनेस में एसेट्स या एक्सपेंसेस, इन दोनों में से जो चीज इंक्रीज करेगी हम हमेशा उसे डेबिट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैंने बोला दो ही तरह के बिहेवियर होते हैं, इंक्रीजिंग बिहेवियर या डिक्रीजिंग बिहेवियर। तो बच्चे जब कभी ये हमारे बिजनेस में डिक्रीज करते हैं तो हम इन्हें क्रेडिट कर देते हैं। जब कभी ये हमारे बिजनेस में डिक्रीज करेंगे, कम होंगे, तो हम इन्हें क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। तो डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। याद रखें ये रूल चेंज नहीं हो सकता। सर ये दोबारा बताइएगा एक मरतबा, ये डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे? मतलब जब एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे तो उसको डेबिट कर देंगे और जब डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्रेडिट कर देंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आप ठीक ठीक है कह रहे हैं, ये ऐसा ही है। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा बच्चे, अब जब हम इनकम्स की बात करते हैं तो बेसिकली इनकम अपोजिट होती है। इनकम जब भी हमारे बिजनेस में इंक्रीज करेंगी तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। ठीक है। जब लायबिलिटी इंक्रीज करेंगी तो हम उन्हें भी क्रेडिट करेंगे। और जब हमारे बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज करेगा तो हम उन्हें भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है। जब ये तीनों चीजें हमारे बिजनेस में इंक्रीज करती हैं तो हम लोग उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। और इसी तरह से ये तीनों चीजें जब हमारे बिजनेस में डिक्रीज होती हैं, ठीक है, जब हमारे बिजनेस में ये चीजें डिक्रीज होती हैं तो हम इन्हें डेबिट कर देते हैं। तो ये रूल्स हैं इन पांचों एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसको रिकॉर्ड करने का एक आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों को कंबाइन कर लें। आप बोलें कि एसेट्स और एक्सपेंस का एक तरह का बिहेवियर है और इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल का एक तरह का बिहेवियर है। ये दोनों चीजें जब भी बिजनेस में इंक्रीज करती हैं तो हम उन्हें डेबिट कर देते हैं, और ये दोनों चीजें जब भी बिजनेस में डिक्रीज करती हैं तो हम उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। ये रिमूव आ रहा है। हाँ, ये फैसला आया पिफा ऑफिस। जी जनाब। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेबिट और क्रेडिट, हम इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को जज करते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद हम उसे बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा बच्चे, ये रूल आप लोगों ने कर लेने हैं याद। ठीक है। इन रूल्स को हम याद करेंगे और इन रूल्स को ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रूल्स कैसे हमारे बिजनेस में यूज किए जाते हैं। मतलब हम किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो कैसे उन्हें डेबिट करते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से ये रूल्स आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको रूल्स याद नहीं होंगे तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी जर्नल एंट्रीज के लिए। सर अच्छा बच्चे जी। ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है? मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि जो डेबिट एंड क्रेडिट हैं, बेसिकली दीज आर रूल्स टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये असल में रूल्स हैं। अभी मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखूंगा और आप लोगों को उन्हें रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ये क्लियर होगा कि ये एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करना है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट करना है, इसका क्या मतलब होता है। ये अभी इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के, अभी आज ही जर्नल एंट्रीज पास करनी है हम लोगों ने, तो वहां पे जाके आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ। सर ये जर्नल एंट्री और डबल एंट्री एक ही चीज है? जी, बेसिकली डबल एंट्री जो है ये एक सिस्टम है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस सिस्टम के जरिए जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो पहले फेज को जर्नल एंट्रीज बोला जाता है कि आपने जर्नल एंट्री पास की है उसकी। जी, तो शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने सीखनी है रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कि हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ये आज हम लोगों ने इंशाल्लाह सीखा। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल पे। आज हमारी सबसे पहली बात होगी कैपिटल। आज हमारी सबसे पहली बात होगी कैपिटल पे। देखें, हम जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, हम कहते हैं कि जी एक नया बिजनेस हम लोगों ने शुरू करना है, तो वो बिजनेस जो है हम डिफरेंट तरीकों से स्टार्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कैश होता है, लाइक अगर मेरे पास 1 मिलियन रुपीज़ हैं, 10 लाख रुपए हैं और मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरे पास कैश है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कैश भी होता है और कैश के अलावा कुछ चीज़ें भी होती हैं, लाइक अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे घर में 2 कंप्यूटर सिस्टम पड़े हुए हैं, मैं एक कंप्यूटर सिस्टम उठा के बिजनेस में ले जाता हूँ, बोलता हूँ कि ये वाला कंप्यूटर सिस्टम मैं बिजनेस में इस्तेमाल करूँगा, तो इसका मतलब है कि ये मैं कैपिटल जो लेके आ रहा हूँ वो कैश तो नहीं है, वो इन काइंड है, मैं कोई चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल जो है इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम कैपिटल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन कैश, हम बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर देन इन काइंड, हम कैश के अलावा कोई चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जी मेरे पास 2 कंप्यूटर सिस्टम घर में पड़े हुए हैं, मैं एक कंप्यूटर सिस्टम उठा के बिजनेस में ले आता हूँ। और इसका तीसरा तरीका है इन कैश एंड इन काइंड बोथ। ऐसा भी मुमकिन है कि मेरे पास कैश भी हो और मेरे पास कैश के अलावा कोई दूसरा एसेट भी हो और उसे मैं बिजनेस में ले आऊं। अब देखें, मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखता हूं कि हम कैसे कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। मैं कहता हूं यहां पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹500,000, ठीक है जी। बिजनेस हमने स्टार्ट किया है कैश से 5 लाख रुपए। मैंने शुरू में एक चीज आपके साथ शेयर की कि बेसिकली हमने हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इम्पैक्ट रिकॉर्ड करने हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस सिलेबस में, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन में इम्पैक्ट इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो अभी इनिशियल स्टेज में हमने मिनिमम 2 इम्पैक्ट रिकॉर्ड करवाने हैं, एक इम्पैक्ट डेबिट रिकॉर्ड करवाना है और एक इम्पैक्ट क्रेडिट रिकॉर्ड करवाना है। तो मैंने यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन लिख दी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹500,000। अब देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बिजनेस में कैश में इजाफा हुआ है, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बिजनेस में कैश में इजाफा हुआ है। मैं कैश के सामने लिख दूंगा कि कैश इंक्रीज कर गया है। आप सारे बच्चों ने जो प्रैक्टिस करनी है ना फिलहाल, वो इसी पैटर्न पे करनी है सारों ने, कि कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस में। और क्योंकि ये कैश कौन लेके आया है, ओनर लेके आया है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस, तो स्टार्ट बिजनेस के स्टार्ट में तो पैसे ओनर ही लाता है ना, तो बिजनेस में कैश ओनर लेके आया है तो वो उसका कैपिटल कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो कैश में भी इजाफा हो गया, कैपिटल में भी इजाफा हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो कैश है ये क्या है बाय नेचर हमारे लिए। तो कैश हमारे लिए एसेट होता है। यहाँ से ये जो 5 एलिमेंट मैंने लिखे हैं, इन पांचों में इसे चेक करना है कि कैश हमारे लिए एसेट होता है, कैपिटल कैपिटल ही होता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो बच्चे, कैश एसेट है, एसेट में इजाफा होगा तो उसे डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, रूल क्या कहता है
रूल कहता है कि अगर एसेट में इजाफा हो जाए, इंक्रीज हो जाए एसेट हमारा बिजनेस में, तो उसे डेबिट कर दो। तो हम यहाँ पे कैश को डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपए से, ठीक है, कैश को डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपए से। इसी तरह से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, रूल पढ़ा है हमने कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो कैपिटल को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे विद 500,000, 5 लाख रुपए से हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। ये कैपिटल इन कैश तक है। अच्छा बच्चे, ऐसा है कि अभी ना अजानें यहाँ पे तो हो गई हैं हमारे यहाँ, तो 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, तो नमाज वगैरह आप लोग भी पढ़ लें, तो उसके बाद फिर दोबारा क्लास शुरू करता हूँ मैं इंशाल्लाह। 6:35 हुए हैं मेरे पास घड़ी पे, तो 6:45 पे हम लोग क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी हबीब, आपका जो क्वेश्चन है बच्चे, अभी इनिशियल स्टेज के अंदर आपने कैश और बैंक का कॉलम जो है वो अलग अलग बनाना है, ठीक है जी। और मशीन का एक ही ब्लॉक बनाना है, एक से ज़्यादा। फिलहाल आपने ये काम करना है कि जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे होते हैं और उसमें मशीन्स के नाम से 2, 3, 4 ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, तो आपने हर मशीन के लिए अलग अलग नहीं बनाना, एक कॉलम बना लेना है मशीन के नाम से, और फिर आप जितनी भी न्यू मशीन्स खरीदेंगे वो आपने उसी में लिखनी है, ठीक है। अभी उन्हें अलग अलग नहीं करना आपने। ओके जी, आगे बढ़ाता हूँ मैं अपनी बात। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के बाद इन काइंड में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि जनाब स्टार्टेड बिजनेस विद कंप्यूटर वर्थ रुपीज 50,000, 50,000 रुपए के कंप्यूटर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बच्चे अब अगेन यहाँ पे आप हमें जो है मिनिमम 2 इफेक्ट देखने हैं कि हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा। एक इफेक्ट तो हमारे बिजनेस पे ये पड़ रहा है कि बिजनेस में कंप्यूटर में इजाफा हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर में हमारे पास इजाफा हो रहा है। और दूसरा ये है कि ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ये कंप्यूटर भी ओनर का कैपिटल ही है, क्योंकि ओनर अपने पर्सनल रिसोर्सेज में से ये रिसोर्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जनाब हमारे बिजनेस में कंप्यूटर में इजाफा हो गया है, कंप्यूटर इंक्रीज कर गया है, और उसके बदले में कैपिटल भी हमारे पास इंक्रीज कर गया, ठीक है। सर जैसा कि कंप्यूटर भी कंप्यूटर को परचेज करते तो वो किस में आता? जी बच्चे, वो अभी इसके बाद मैं आपको परचेज वाली ट्रांजैक्शन समझाऊंगा, वो फिर हम कंप्यूटर के नाम से। सर अपना माइक थोड़ा सा पास कीजिएगा सर, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। जी बच्चे मैं करता हूँ जी। अच्छा, तो कंप्यूटर में भी इजाफा हो गया हमारे पास, और हमारे पास जो है वो कैपिटल में भी इजाफा हो गया। अच्छा, कंप्यूटर हमारे लिए क्या होता है? कंप्यूटर हमारे लिए एसेट है, हम बोलेंगे कंप्यूटर एसेट है, और कैपिटल तो कैपिटल ही है। लिहाजा अब रूल क्या था, रूल को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट होगा, वो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। कंप्यूटर में इजाफा होगा तो हम इसे डेबिट कर देंगे विद 50,000, और कैपिटल में इजाफा होगा तो हम उसे रूल के मुताबिक क्रेडिट कर देंगे विद 50,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर में डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। ये देखें, हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। एक इफेक्ट जो है वो डेबिट, और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। कि डबल एंट्री सिस्टम में जब हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं
तो उसके मिनिमम 2 इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। अब जैसे ये वाली ट्रांजेक्शन, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि कैपिटल जो है वो कैश और काइंड दोनों में हो सकता है, तो मैं ट्रांजेक्शन लिखता हूँ यहाँ पे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹200,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹30,000। ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए कैश था मेरे पास, 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया मैंने। तो अब मेरे बिजनेस पे इफेक्ट क्या पड़ा? एक तो मेरे बिजनेस में कैश में इजाफा हो गया, कैश इंक्रीज कर गया। दूसरा मेरे बिजनेस में फर्नीचर में भी इजाफा हुआ, जाहिर बात है मैंने फर्नीचर भी लेके आया अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, फर्नीचर में भी इजाफा हो गया। और ये दोनों चीजें मेरा कैपिटल भी बन गई, क्योंकि बीइंग ओनर जब मैं इन्हें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली ये मेरा कैपिटल है। तो अब मैं इन्हें लिखूंगा, अलग अलग भी लिख सकता हूँ, इकट्ठा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्हें कि कैश में मेरे पास इजाफा हो गया, कैश में इजाफा हो गया। अच्छा, मेरे बिजनेस में फर्नीचर में भी इजाफा हो गया, फर्नीचर में भी इजाफा हो गया। और ये दोनों चीजें मैंने पर्सनल रिसोर्सेज से इन्वेस्ट की हैं, तो लिहाजा मेरे कैपिटल में भी इजाफा हो गया। अब देखें, अभी तक 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करते आ रहे थे हम लोग। अब जब हम इस ट्रांजेक्शन पे पहुंचे तो 2 की बजाय 3 इफेक्ट आ गए, कैश में भी इजाफा आ गया, फर्नीचर में भी इजाफा आ गया, कैपिटल में भी इजाफा आ गया। बच्चे कैश मेरे लिए एसेट है, फर्नीचर भी मेरे लिए एसेट है, कैपिटल मेरे लिए कैपिटल ही है। रूल ये होता है कि कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा तो हम उसे कर देंगे डेबिट। कितने से डेबिट? जितना कैश आया है, 2 लाख रुपए। फर्नीचर में इजाफा हुआ, फर्नीचर भी एसेट है, उसे भी डेबिट करो। कितने से डेबिट? जितना फर्नीचर आया है, जितने का 30,000 वर्थ का आया है। तो कैपिटल को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कितनी रकम से करोगे? दोनों को ऐड करो, 2,30,000 रुपए से आपने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बजाय इसके कि 2 अलग-अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, हम एक ट्रांजेक्शन के जरिए भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी तैयब, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर कैश हमेशा इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज भी होगा कभी? बिल्कुल होगा डिक्रीज। आगे चल के जब आप सैलरीज वगैरह पे करोगे, जब आप कोई चीज़ परचेज करके लेके आओगे बिजनेस के लिए कैश पे, तो उस टाइम पे कैश डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है सर। ठीक होगा। सर ये फर्नीचर भी तो हमने सर परचेज ही किया ना, नहीं तो बच्चे, कैश ये डिक्रीज नहीं परचेज होगा? नहीं किया। नहीं बच्चे, देखें अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्ट में ये सारी चीजें ओनर बिजनेस को दे रहा है। हम इसको यूं समझेंगे कि ये सारी चीजें स्टार्ट में ओनर बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस खुद से परचेज नहीं कर रहा, इसलिए ये कैपिटल में आ रहा है। ठीक होगा। चलें जी, अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। ये सारी तो ट्रांजैक्शंस थी जब हम लोग कैपिटल से रिलेटेड बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे परचेज से रिलेवेंट, कि जब हम, जारी बात है, आप चीज़ें कोई खरीदेंगे तो बेचेंगे ना, ट्रेडिंग बिजनेस है हमारा। तो यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं परचेजेस। परचेजेस ये जो परचेजेस होती हैं ना, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हम परचेज करते हैं गुड्स, स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, हम परचेज करते हैं गुड्स, स्टॉक या इन्वेंट्री। ये क्या होता है भाई? याद रखें कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जो चीज हम फॉर सेलिंग पर्पस परचेज करते हैं, जो भी चीज हम फॉर सेल पर्पस परचेज करते हैं कि कल को इसको सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो जो भी चीज आप सेल पर्पस के लिए परचेज करोगे वो गुड, स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है, लाइक ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाला जो भी आइटम परचेज कर रहा है बेचने के लिए, वो सारे के सारे उसके गुड, स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो गुड, स्टॉक या इन्वेंट्री है,
ये हम दो तरीकों से खरीद सकते हैं, ठीक है। ये हम दो तरीकों से, मतलब इसको सब कैटेगराइज अगर मैं करूं तो मैं इसको इस तरह से कैटेगराइज करूंगा फर्दर कि हम ये खरीद सकते हैं फॉर कैश, या हम ये खरीद सकते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है। जो गुड स्टॉक या इन्वेंट्री हम परचेज करेंगे ये या तो हम फॉर कैश परचेज करेंगे और या हम ये ऑन क्रेडिट करेंगे। फॉर कैश और ऑन क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? फॉर कैश और ऑन क्रेडिट का मतलब ये है, फॉर कैश का मतलब है कि हम चीज कैश तो वो परचेज होगा करेंगे। जो आप, जैसे आपके पास कैश होगा उससे ले लेंगे, और ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे। जी बच्चों, फॉर कैश का मतलब होगा कि हम चीज परचेज करेंगे और कैश उसी टाइम पे कर देंगे, ठीक है। ऑन क्रेडिट का मतलब है कि हम कोई चीज परचेज करेंगे लेकिन पेमेंट हम कुछ टाइम के बाद करेंगे, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, इस तरह से। अच्छा जी, अब यहाँ पे कैश में, फॉर कैश में फॉर एग्जांपल मैं जर्नल एंट्री लिखता हूँ, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फॉर ₹30,000, ठीक है। आपने गुड्स परचेज की हैं फॉर कैश फॉर ₹30,000। बच्चे अब इसमें हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? एक तो बात ये हुई कि हम लोग जो है वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ गुड्स भी लिखा हो सकता है, इन्वेंट्री भी लिखा हो सकता है, और ये आपके पास जो है वो स्टॉक भी लिखा आ सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है। हमारे बिजनेस में स्टॉक खरीदा जा रहा है तो मैं इसको लिख लूंगा परचेजेस, कि मैं परचेजेस कर रहा हूँ, बोलूंगा मेरे बिजनेस की परचेजेस में इजाफा हो रहा है, ठीक है, बोलूंगा मेरे बिजनेस की परचेजेस में इजाफा हो रहा है। अच्छा, गुड्स परचेज कर रहा हूँ और कैश पे कर रहा हूँ, तो अगर कैश पे कर रहा हूँ तो बोलूंगा कि मेरे बिजनेस के कैश में कमी हो रही है, मेरे बिजनेस के कैश में कमी हो रही है, परचेजेस में इजाफा हो रहा है, कैश में कमी हो रही है। सर तो इस एंट्री ये में गुड्स जो से होंगे हमारे डेबिट हो जाएंगे और ये कैश जो होगा क्रेडिट हो जाएगा। हमारे लिए ऐसा ही होगा बच्चे, पहले मुझे बोलने दें फिर आप बोलें, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं इंटरप्ट हो जाता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, परचेज हमारे बिजनेस में इंक्रीज करेगी, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो रूल पड़ा के हम उसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेजेस को हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और कैश को बोलेंगे ये हमारे लिए एसेट है। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो रूल होता है उसे डेबिट कर दिया जाता है 30,000, उसके बाद एसेट बिजनेस से डिक्रीज हो जाए तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं विद 30,000, ठीक है। इस तरीके से हम कैश परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब क्रेडिट परचेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर आबिद फॉर ₹20,000। अब देखिए मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है या ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है? तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो ट्रांजैक्शन के अंदर फॉर कैश लिखा होता है, फॉर कैश, ये फॉर कैश हमें बताता है कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जहां फॉर कैश लिखा होगा वो कैश की ट्रांजैक्शन है। ये जो रुपीज होते हैं ना, ये RS लिखा हुआ है, ये जस्ट करेंसी साइन होता है। आप रुपीज की बजाय अगर मैं आपको करेंसी साइन डॉलर दे दूं तो आप रुपीज की जगह डॉलर का साइन बना देंगे। इसी तरह से अगर मैं कोई और करेंसी साइन आपको दे दूं तो आप इस रुपीज की जगह वो करेंसी साइन बना देंगे। तो याद रखना है कि जिस ट्रांजैक्शन में फॉर कैश लिखा होगा वो कैश की ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज वो उधार की ट्रांजैक्शन कहलाएगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो मैं बोलूंगा कि जनाब मेरे बिजनेस में परचेजेस में इजाफा हो गया, लेकिन इसके बदले में मैंने पैसे तो दिए ही नहीं, मतलब गुड्स में तो इजाफा हो गया, फॉर कैश लिखा हुआ नहीं आ रहा कहीं पे भी। तो इसका मतलब है कि मैंने मिस्टर आबिद को फ्यूचर में पेमेंट करनी है। जाहिर बात है अगर आज चीजें खरीद रहा हूं तो फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी।
तो बच्चे ये जो आबिद है जिसको मैंने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, ये मेरे लिए अकाउंट पेएबल कहलाएगा। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अकाउंट्स पेएबल। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं A/P। ये जो A/P लिखा हुआ होता है ये अकाउंट्स पेएबल को प्रेजेंट करता है। सर इसको अकाउंट लिएबिलिटी पेएबल नहीं कौन? बोल सकते? नहीं बच्चे, उसका हमने नाम लिखना होता है। ठीक है, लायबिलिटी अगर बोलेंगे तो देखें, फॉर एग्जांपल मैं 3-4 लोगों से उधार पे चीजें खरीद के लेके आता हूँ, तो अगर मैं उसको लायबिलिटी लिख दूंगा तो वो कल को मुझे डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने किस पार्टी के कितने पैसे देने हैं, कौन सी लायबिलिटी कितनी है। इसलिए मैं उसका नाम लिखूंगा, लायबिलिटी नहीं लिखूंगा उसको। मैं बोलूंगा उसे अकाउंट पेएबल आबिद। ठीक है, मैं उसे बोलूंगा अकाउंट पेएबल आबिद। तो अकाउंट पेएबल आबिद मेरी लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी में भी इजाफा हो जाएगा, परचेजेस में भी इजाफा हो जाएगा, मेरी अकाउंट पेएबल लायबिलिटी में भी इजाफा हो जाएगा। तो परचेजेस मेरे लिए एक्सपेंस हैं, जबकि अकाउंट पेएबल आबिद मेरे लिए लायबिलिटी है। रूल है एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, और लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं विद 20,000 और 20,000। यहाँ पे मैं आप लोगों की सहूलत के लिए एक नोट लिखने लगा हूँ। नोट, परचेजेस अकाउंट इज यूज्ड ओनली टू रिकॉर्ड दी परचेजेस ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, परचेज अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री की परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है कि जहां कहीं पे अकाउंटिंग में आप लोग परचेजेस का वर्ड लिखा हुआ पढ़ते हैं, परचेजेस अकाउंट, तो वहां पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये इन्वेंट्री खरीदी हुई है हमने, और इसके अलावा कोई चीज नहीं खरीदी हुई है। तो अब इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो परचेजेस गुड स्टॉक या इन्वेंट्री हो सकती है। इसको अब मैं कर देता हूं ए। ठीक है, परचेजेस गुड स्टॉक या इन्वेंट्री हो सकती है जिसे हमने सेलिंग पर्पस के लिए खरीदा था, और इसी का मैं पार्ट बी बना देता हूं यहाँ पे कि परचेजेस हमारी एनी अदर आइटम हो सकता है, एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट। जारी बात है स्टॉक भी तो एसेट ही था ना। तो ये एनी अदर एसेट भी हम परचेज कर सकते हैं। भाई एनी अदर एसेट का पर्पस क्या होता है? याद रखना है कि एनी अदर एसेट का पर्पस होता है फॉर यूज इन बिजनेस। कि ये वाले जो एसेट आपने परचेज किए हैं ना, ये बेचने के लिए नहीं खरीदे, ये आपने इसलिए खरीदे हैं कि उन्हें बिजनेस में यूज करके उनसे बेनिफिट हासिल करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री का पर्पस याद रखना है, क्या पर्पस होता है कि उसे बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे। और एनी अदर एसेट का क्या पर्पस होता है कि उस एसेट को बिजनेस में यूज करके प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस में उसे यूज करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो जिस तरह से हमने इनके बारे में पढ़ा था कि जनाब गुड स्टॉक या इन्वेंट्री फॉर कैश हो सकती है या ऑन क्रेडिट हो सकती है, इसी तरह से ये दोनों भी फॉर कैश या ऑन क्रेडिट हो सकते हैं। मतलब मैं कोई एसेट खरीद लेता हूँ फॉर कैश, या मैं कोई एसेट खरीद लेता हूँ ऑन क्रेडिट। फॉर कैश की ट्रांजैक्शन है कंप्यूटर परचेज फॉर कैश फॉर ₹40,000। 40,000 रुपए का आपने कंप्यूटर परचेज किया है। देखो यहाँ पे गुड स्टॉक या इन्वेंट्री लिखा हुआ नहीं आ रहा, नाम आ रहा है कंप्यूटर परचेज। अब ये ओनर ने नहीं खरीदा, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। ये किसने खरीदा है? ये बिजनेस ने खरीदा है। लिहाजा हम कंप्यूटर को हाईलाइट कर देते हैं कि हमारे बिजनेस में कंप्यूटर में इजाफा हो गया और हमारे बिजनेस में कैश में कमी हो गई। जारी बात है जब कंप्यूटर मैंने खरीद लिया तो उसके बदले में कैश पे कर दिया। इस ट्रांजैक्शन में फॉर कैश लिखा हुआ आ रहा है, तो कैश मैंने पे कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे बिजनेस में
कंप्यूटर में इजाफा हो गया और मेरे बिजनेस में कैश में कमी हो गई। ठीक है, मेरे बिजनेस में कंप्यूटर में इजाफा हो गया और मेरे बिजनेस में जो है वो कैश में कमी हो गई। जी उमेश, इसको ओन अकाउंट भी कहते हैं। ये जो क्रेडिट मैंने ओन क्रेडिट लिखा हुआ है इसको ओन अकाउंट भी बोलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। कंप्यूटर में इजाफा हो गया, कैश में कमी हो गई। कंप्यूटर मेरे लिए बाय नेचर क्या है? कंप्यूटर मेरे लिए बाय नेचर एसेट है। ठीक है, और कैश मेरे लिए क्या है? कैश मेरे लिए एसेट है। एक एसेट में इजाफा हो रहा है, दूसरे एसेट में कमी हो रही है। जिस एसेट में इजाफा हो रहा है उसे डेबिट कर दो, दूसरे एसेट में कमी हो रही है उसे क्रेडिट कर दो विद 40,000 एंड 40,000। तो देखें मैंने परचेज अकाउंट यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मैंने स्टॉक में नहीं लिया, मैंने इसको स्टॉक नहीं लिखा। तो जब स्टॉक नहीं लिखा तो मतलब ये इसको मैंने बिजनेस में यूज करना है, परचेजेस अकाउंट में नहीं लिखूंगा। मैंने यहाँ नोट लिखवाया इसलिए आपको। इसी तरीके से सेम पैटर्न पे ओन क्रेडिट में मैं बोलता हूँ फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम तारीख फॉर रुपीज 10,000। 10,000 रुपए का आपने फर्नीचर परचेज कर लिया। अगेन गुड स्टॉक या इन्वेंट्री तो नहीं लिखा हुआ भाई, ना ये बताया जा रहा है कि ये फर्नीचर का बिजनेस है। तो हम बोलेंगे कि फर्नीचर में इजाफा हो रहा है मेरे बिजनेस में, लेकिन उसके बदले में मैं कैश नहीं दे रहा। फॉर कैश कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, लिहाजा मैंने उसके बदले में ये जो तारीख है इसको पेमेंट करनी है फ्यूचर में। लिहाजा ये जो तारीख है ये मेरे लिए अकाउंट पेएबल बन जाएगा। इसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं बोलूंगा कि फर्नीचर में मेरे पास इजाफा हो गया, फर्नीचर इंक्रीज कर गया, और अकाउंट पेएबल तारीख में भी इजाफा हो गया। जाहिर बात है तारीख से मैंने उधार पे खरीदा है तो तारीख को मैं कल को पेमेंट भी करूंगा, उसमें भी इजाफा होगा। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है? एसेट है, और अकाउंट पेएबल तारीख मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी। तो रूल ये है कि एसेट में इजाफा हो तो उसे डेबिट कर दो, लायबिलिटी में इजाफा हो तो उसको क्रेडिट कर दो विद 10,000 और विद 10,000। ठीक है जी, ये परचेज की ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। कि जब आपके सामने परचेज की ट्रांजैक्शन आएगी तो आपने सबसे पहले उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि ये गुड स्टॉक या इन्वेंट्री है ये या कोई एनी अदर एसेट है। जी सारा, आपका कोई क्वेश्चन है? तो सर हम ये स्टॉक और इन्वेंट्री वाला वर्ड कब यूज करेंगे? जैसे आपने उस दिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें स्टॉक का कॉलम बनवाया था, लेकिन वहाँ पे जी परचेज लिखा हुआ था। जी बच्चे, आपने याद रखना है फिलहाल कि जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो वहां परचेजेस के वर्ड की बजाय स्टॉक का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, वो जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है तो आपने वहां पे स्टॉक का अलहदा से कॉलम बना लेना। लेकिन अब जब आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो आपने स्टॉक का वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, इसके बिहाइंड रीजन है ये। इंशाल्लाह आगे चल के आपके चैप्टर्स में एक चैप्टर आएगा इन्वेंट्री वाला, वहां पे फिर हम पढ़ेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इंशाल्लाह वहां पे जाके फिर मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि हम यहाँ पे स्टॉक अकाउंट क्यों यूज नहीं करते। ठीक है, अभी आप बस रूल याद कर लो कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग स्टॉक जब खरीदते हैं तो उसको परचेजेस का नाम देते हैं, स्टॉक नहीं बोलते। ओके सर। अच्छा जी, ये है परचेजेस। अच्छा बच्चे, अब परचेजेस के बाद हम लोग बात करेंगे सेल्स पे। ठीक है, परचेजेस के बाद हम लोगों ने बात करनी है सेल्स पे। तो सेल्स को देख लेते हैं कि सेल्स पे कैसे बात होगी। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि ये अलग हो जाए, आपको समझने में आसानी रहे। तो बच्चे यहाँ पे अब बात करते हैं कंट्रोल सी,
और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे कंट्रोल V। अब हम लोग बात करेंगे सेल्स पे। तो जिस तरह परचेजेस के टाइम पे मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया कि हम परचेज कर सकते हैं गुड स्टॉक या इन्वेंट्री, या हम परचेज कर सकते हैं एनी अदर एसेट। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में भी हम इसी तरह से इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि जनाब ये गुड स्टॉक या इन्वेंट्री सेल की है, या हमने कोई एनी अदर एसेट सेल किया है। और पर्पज हमें पता है, एनी अदर एसेट का पर्पज क्या है? फॉर यूज इन बिजनेस। और गुड स्टॉक या इन्वेंट्री का पर्पज क्या है? उसे हमने सेल आउट करना है अपने ट्रेडिंग बिजनेस में, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे जब हम लोग सेल की बात करेंगे तो सेल्स के अंदर भी हम लोग इसको इसी तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे कि जनाब ये गुड स्टॉक या इन्वेंट्री फॉर कैश सेल हो सकती है या ऑन क्रेडिट सेल हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से जो एसेट हमने फॉर यूज इन बिजनेस खरीदा था वो कैश पे सेल हो सकता है या वो क्रेडिट पे सेल हो सकता है। अब इसकी ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉर कैश में कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹15,000। आपने 15,000 रुपए की गुड्स जो हैं वो कैश पे सेल आउट कर दी। तो अब मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया? मेरे बिजनेस पे ये इम्पैक्ट आया कि चीजें तो बिक गई, चीजें तो हो गई सेल, और सेल भी हुई हैं ये फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब है मैंने चीजें सेल की और बदले में उनसे कैश रिसीव कर लिया। तो मैं बोलूंगा कि मेरे बिजनेस में कैश में क्या हो गया? कैश में मेरे बिजनेस में इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया। और मेरे बिजनेस में सेल्स में भी इजाफा हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रख लेंगे कि जब स्टॉक परचेज किया जाता है तो उसे परचेजेस अकाउंट में लिखा जाता है। जब स्टॉक बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो उसे सेल अकाउंट में लिखा जाता है, स्टॉक नहीं बोलते उसको। तो कैश में भी इजाफा हो गया, सेल्स में भी इजाफा हो गया। अब कैश मेरे लिए क्या है? एसेट है। सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम है। एसेट में इजाफा होगा तो हम रूल है उसे डेबिट कर दो। सेल्स इनकम है, इनकम में इजाफा होगा तो रूल है उसे क्रेडिट कर दो। लिहाजा 15,000 से कैश डेबिट और 15,000 से सेल्स क्रेडिट। ठीक है, अब अगर ऑन क्रेडिट पे मैं बात करूं तो क्या होगा? गुड्स सोल्ड टू बिलाल फॉर ₹20,000। बिलाल को 20,000 रुपए की चीजें बेच दी। अब फॉर कैश तो लिखा हुआ नहीं आ रहा, ना बाय चेक है, तो इसका मतलब है कि हमने उधार पे ये चीजें बेची हैं। तो जब उधार पे ये चीजें बेची हैं तो इनसे हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो एक तो गुड्स बेची हैं, और बेची किसको है? बिलाल को बेची हैं। बिलाल से फ्यूचर में पैसे लेंगे हम। ठीक है, तो जैसे अब ये जिस बंदे से फ्यूचर में हमने पैसे लेने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, वो अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल। और लिखते हैं उसे A/R, अकाउंट रिसीवेबल बिलाल। ठीक है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल बिलाल, इसमें इजाफा हो गया। जाहिर बात है इससे हमने पैसे लेने हैं भाई, इसमें इजाफा हो गया अकाउंट रिसीवेबल बिलाल में। और हमारे पास सेल्स में भी इजाफा हो गया। अकाउंट रिसीवेबल बिलाल में भी इजाफा हो गया, सेल में भी इजाफा होगा। अब अकाउंट रिसीवेबल बिलाल क्या है? एसेट है। सेल्स क्या है? इनकम है। एसेट में इजाफा होता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इनकम में इजाफा होगा तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे विद 20,000 एंड 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20,000 और 20,000 इसको लिख लेंगे हम लोग। अब अगर एनी अदर एसेट पे जाएं, मैं आपसे बोलता हूँ कि जी इक्विपमेंट सोल्ड फॉर कैश
फॉर रुपीज 12,000, 12,000 की आपने इक्विपमेंट बेच दी। तो अब अगेन इक्विपमेंट तो हम बेच रहे हैं। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कितने में खरीदी थी, गेन हुआ लॉस हुआ, अभी सिंपली ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं। तो इक्विपमेंट आपने कैश पे बेच दी भाई, कैश पे बेच दी तो हम बोलेंगे कि कैश हमें रिसीव हुआ, तो कैश में इजाफा हो गया, और इक्विपमेंट हमने बेच दी तो इक्विपमेंट के अकाउंट में हमारे कमी हो गई। जी मोहम्मद तैयब। सर इक्विपमेंट एनी अदर एसेट्स में क्यों आ रही है? एनी अदर एसेट में इसलिए आ रही है कि मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन में गुड स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं लिखा इसको, और ना मैंने आपको ये बताया है कि मैं इक्विपमेंट का बिजनेस करता हूँ, मतलब मैं इक्विपमेंट सेल करता हूँ या परचेज करके सेल कर देता हूँ। तो हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि इक्विपमेंट हम पहले बिजनेस में यूज कर रहे थे, अब वो पुरानी हो गई या कोई भी उसकी वजह बनी तो अब हम उसे बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा बच्चे, कैश भी हमारा एसेट है और इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है। जिस एसेट में इजाफा हो रहा है हम उसे डेबिट कर देंगे 12,000 से, और जिस एसेट में कमी हो रही है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे 12,000। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सपोज वैन सोल्ड टू साजिद फॉर रुपीज 250,000, 2.5 लाख रुपए में वैन साजिद को बेच दी। ठीक है, तो बेचा कौन सा एसेट है, वैन बेची है, इसका मतलब है वैन हमारे बिजनेस से आउट हो गई। अब उसके बदले में कैश तो नहीं मिला क्योंकि फॉर कैश तो लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि साजिद से हमने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं। तो हमने पढ़ा कि जिस पार्टी से पैसे रिसीव करने होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे कि अकाउंट रिसीवेबल साजिद, अकाउंट रिसीवेबल साजिद में इजाफा हो गया हमारे पास, और सेल्स सॉरी वैन में कमी हो गई, वैन हमारे बिजनेस से आउट हो गई। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल साजिद भी एसेट है हमारा और वैन भी हमारा एसेट है। ठीक है, जिस एसेट में इजाफा हो रहा है उसे डेबिट कर दो 250,000 से, और जिस एसेट में कमी हो रही है उसे क्रेडिट कर दो 250,000। ठीक है, ये सेल्स की ट्रांजैक्शंस यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। तो जब आप लोगों ने परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आपने फौरन पहले ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं या जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं वो है क्या उसके बारे में एग्जामिनर ने हमें बताया है कि वो गुड स्टॉक या इन्वेंट्री है। गुड स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब है कि वो चीज़ें हम अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, या वो कोई एनी अदर एसेट है। एनी अदर एसेट का मतलब है कि वो चीज़ हम लोग अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तो वो गुड स्टॉक या इन्वेंट्री है तो जब हम उसे परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट में लिखते हैं, और जब हम उसे सेल करते हैं तो सेल अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन अगर वो कोई एनी अदर एसेट है तो फिर हम उस एसेट का नाम यूज करते हैं। याद रखना है, सारे एसेट्स के लिए एक अकाउंट नहीं बनाना, पता चले सारे एसेट्स के लिए एक ही अकाउंट बना लिया। ठीक है, कंप्यूटर के लिए अलग अकाउंट, फर्नीचर के लिए अलग अकाउंट, लैंड के लिए अलग अकाउंट, बिल्डिंग के लिए अलग अकाउंट। कहने का मकसद मेरा ये है कि आप जो भी कोई नया एसेट खरीदेंगे उस एसेट का नाम यूज करेंगे, उसके नाम से नया अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर बोला उसे, फर्नीचर खरीदा तो उसे फर्नीचर बोला मैंने। इसी तरह से जब मैंने इक्विपमेंट खरीदा बेचा तो उसे इक्विपमेंट ही लिखा, और जब मैंने वैन बेची तो मैंने उसे वैन ही लिखा। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसका क्वेश्चन आएगा किस तरह से? बच्चे अभी हम लोग रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह जब रूल्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। तो बेसिकली आपका जो पेपर है वो सीबीई होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो एमसीक्यूज होते हैं उसमें। लाइक अब मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ तो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दूंगा,
और आपसे बोलूंगा कि मुझे बताओ कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी जर्नल एंट्री ठीक है। इस तरह से आएगा। तो उसके अंदर सर हमें जीते ही तो सर उसके अंदर हमें सेल्स और परचेज दोनों अलग अलग करने होंगे, फिर उसके बाद पता लगेगा। नहीं बचे, वो आपको खुद से ट्रांजैक्शन बताएगा। देखें, सेल की ट्रांजैक्शन अलग होती है, परचेजेस जी। की ट्रांजैक्शन अलग होती है। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये क्लासेस के बाद ना आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करूंगा, उससे आप लोगों ने इसी तरह से एंट्रीज पास करनी है। किसी ने कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाना। जैसे मैंने ये एंट्रीज पास की हैं, मैंने पहले उनका नाम लिखा है आइटम्स का, फिर मैंने लिखा है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, फिर मैंने लिखा है वो एसेट है या लायबिलिटी है, फिर मैंने रूल के मुताबिक उसे डेबिट और क्रेडिट लिखा है, और एंड में मैंने उसकी रकम लिखी है। तो आप सारे बच्चों ने, मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, आप सारे लोगों ने कल की क्लास से पहले पहले इन एंट्रीज को इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है आपने। सर जैसे अभी तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 12,000 लिखी हुई है या 15,000 लिखी हुई है, अगर ये दो वैल्यूज लिखी हुई तो फिर क्या करेंगे? बच्चे, 2 वैल्यूज अभी आगे चल के डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर आएगा, वहां पे जाके फिर आपको बताया जाएगा वो चीज़ खरीदी कितने में थी, बेची कितने में है, प्रॉफिट कितना हुआ है, वो चीज़ वहां जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर ये आप आज वाली शीट ग्रुप में शेयर कर देंगे? जी जी, ये मेरी इसके बाद एक और क्लास है, तो मैं इंशाल्लाह 9 साढ़े 9 बजे तक ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये शीट। ओके सर। जी चलें जी, थैंक यू। ये ऐसा है कि ये शीट ग्रुप में शेयर हो जाएगी, क्वेश्चंस आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। वो क्वेश्चंस आपने 2 या 3 क्वेश्चंस होने हैं, सारे बच्चों ने प्रॉपर इसी तरह से जैसे मैंने इसको ये प्रैक्टिस किया है, यहाँ पे आपके सामने से सॉल्व किया है, सारे बच्चों ने इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। कल मैं क्लास से पहले उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा कि उनका आंसर क्या था, वो आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर कल हम इससे आगे जो है वो बात आगे लेके चलेंगे कि एक्सपेंसेस, रिसीट्स, पेमेंट्स, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। सर जी इसमें आंसर कौन सा वाला है? देखें, ये जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है मैंने, ये मैं होगा ये कि मैं आपको जो क्वेश्चन सेंड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, क्वेश्चन लाइक पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹100,000। इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश फॉर ₹20,000। इसकी तीसरी ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹10,000। आपने इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन सॉल्व कैसे करना है, आपने यहाँ पे लिखना है ट्रांजैक्शन का नंबर, लाइक ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या हुआ है जी, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश आया है बिजनेस में, तो आपने यहाँ पे लिखना है इसके सामने कि कैश में इजाफा हो रहा है और कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है। कैश आपका एसेट है, कैपिटल कैपिटल ही है। एसेट में इजाफा होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे, कैपिटल में इजाफा होगा तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। 100,000 एंड 100,000, ये जो पहली ट्रांजैक्शन है इसको आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से फिर आप ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश है, तो आप कहेंगे कि जी ये गुड्स परचेज हो रही हैं, इसका मतलब है हमारे बिजनेस में गुड्स में इजाफा हो रहा है, और फॉर कैश लिखा हुआ है तो हमारे बिजनेस में कैश में कमी हो रही है। लिहाजा रिकॉर्डिंग इस तरह करेंगे कि गुड्स परचेज हो रही हैं तो हम बोलेंगे परचेजेस में इजाफा हो रहा है, और हमारे पास कैश में कमी हो रही है। ठीक है,
परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट है। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे, एसेट डिक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे विद 20,000 एंड 20। इस तरह आपको जितनी ट्रांजेक्शन्स मैं भिजवाऊंगा वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपने इस तरह तरतीब से रिकॉर्ड करके अपने पास रजिस्टर पे रख लेनी है। तो इंशाल्लाह कल फिर जब क्लास होगी तो उसमें मैं फिर डिस्कस करूंगा और टैली करेंगे कि कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक होते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है ये बात? सर कैपिटल को सारा। रेवेन्यू भी कहते हैं ना? नहीं बच्चे, रेवेन्यू नहीं बोलते, रेवेन्यू इनकम होती है। रेवेन्यू वो इनकम होती है जो आपकी मेन एक्टिविटी से अर्न होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ग्रॉसरी स्टोर है तो उसमें मैं जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उससे जो मैं पैसे अर्न करता हूँ वो मेरा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू बेसिकली सेल्स को कहते हैं, ठीक है? कैपिटल नहीं होता, सेल्स होती है। सर प्रॉफिट जो उसे कहते हैं को सारा नहीं बच्चे, टोटल ही? नहीं सेल को, टोटल सेल को, प्रॉफिट को ठीक नहीं। है सर। चलो जी, थैंक यू, टाइम खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।